नासिक के ढोंगी ज्योतिष अशोक खरात की गिरफ्तारी के साथ ही रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासा पिछले से ज्यादा चौंकाने वाला। 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। दोस्तों, ईरान ने अपनी मिसाइल पर भारत के लोगों का शुक्रिया लिखकर इजराइल पर दाग दी। ईरान ने इस मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाया, जिनमें टैंक, तेल डिपो और कई सैन्य अड्डे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि ईरान ने मिसाइलों पर थैंक यू जर्मन पीपल और थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया भी लिखा। दरअसल जंग में ईरान की मदद करने के मकसद से कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में चंदा इकट्ठा किया गया। लोगों ने न सिर्फ पैसों से ईरान की मदद की, बल्कि अनगिनत लोगों ने सोना चांदी के अलावा पीतल, तांबे के बर्तन भी दान कर दिए। कहा जा रहा है कि इसीलिए ईरान ने थैंक यू बोला है। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। कोई भी काम इनसे ना हो, ये नेहरू ने किया था जी। भाई वो चले गए, अब 12 साल तो तुम्हें ही हो गए ना। इससे पहले 12 साल आप गुजरात में लगा के आए हो, 24 साल तो सिर्फ सत्ता में अकेले मोदी जी को हो गए। और हर बात में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं सुन रहा था जिस दिन वो चंद्रयान का लॉन्चिंग थी, तो हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बात इसरो की। इसरो में तो साइंसदान, विज्ञानी लोग जाते हैं, मैथ वाले। एक मिनट सुनिए, मैंने कहा ये नाता कैसे करेंगे, अब ये नाता कैसे जोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री-4थी क्लास में था, तो पढ़ने में ठीक ठाक ही था। तो हर एक टीचर मुझे यही कहता था कि आप इसरो में बैठिए, अब आप इसरो में बैठिए, आप इसरो में बैठ जाएं। तो इसरो से मेरा पुराना नाता है। बस उसके बाद मोदी मोदी। नासिक के ढोंगी ज्योतिष अशोक खरात की गिरफ्तारी के साथ ही रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासा पिछले से ज्यादा चौंकाने वाला। जो शख्स कभी मर्चेंट नेवी में काम करता था, वही आगे चलकर कैप्टन बाबा बन गया और ज्योतिष अंक शास्त्र के नाम पर करोड़ों का खेल खड़ा कर लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बाबा के तार बड़े बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों से जुड़े बताए जा रहे हैं। कई नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और दावा है कि वो बड़े नेताओं का भविष्य बताता था और उनसे सीधा संपर्क भी रखता था। पुलिस जब एक्शन में आई तो उसके ठिकानों से जो मिला, उसने सबको हिला कर रख दिया। भारी मात्रा में नकदी, संपत्ति के कागज, हथियार और ऐसे दस्तावेज जो पूरे साम्राज्य की सच्चाई बयां करते हैं। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि पिछले 15 सालों में इस ढोंगी ने करीब 200 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली है। नासिक के मिरगांव में इस बाबा ने महादेव का मंदिर बनवाया और अमीर भक्तों को बुलाकर समस्याओं का समाधान करने का नाटक किया। एक करीबी के मुताबिक ये बाबा जंगली इमली के बीज को घिसकर, पॉलिश कर, राशि रत्न बनाकर बेचता था। जो बीज बाजार में 100 रुपए किलो में मिलता है, वही बाबा मंत्र फूंक कर 10,000 से लेकर 1 लाख तक में बेचा करता था। सोचिए, आस्था के नाम पर कैसा खेल खेला जा रहा था। अब साफ है कि अशोक खरात ये समझ चुका था कि अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगना कितना आसान है और उसी का फायदा उठाकर उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन अब ये साम्राज्य ढह चुका है। लेकिन आखिर में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि लोग इतने आसानी से कैसे ठगे जाते हैं। हैरानी सिर्फ आम लोगों को देखकर नहीं होती, बल्कि उन बड़े रसूखदार चेहरों को देखकर होती है जो पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं, फिर भी ऐसे ढोंग के जाल में कैसे फंस जाते हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक शख्स के लालच और महत्वाकांक्षा की कहानी है, या फिर इस ढोंग के पर्दे के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। एक ऐसा नेक्सस जिसकी पहुंच हमारी और आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि जहां आस्था अंधी होती है, वहां सच अक्सर बहुत देर से सामने आता है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित
जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का एक वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंद्रेश कुमार ने उन्हें बताया कि इंद्रेश कुमार ने 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं की बेटियों की शादियां, उनके विवाह मुसलमानों में करवा दिए। अभी इंद्रेश कुमार नाम के उनके एक संघ के प्रचारक हैं जो मुस्लिम मंच चलाते हैं, एक एयरपोर्ट में हमसे मिल गए थे। उनसे हमारी बात हुई लाउंज में बैठे बैठे। उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम मंच के माध्यम से 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुसलमानों के घर में करा दिया। हम चौंके, हमने कहा 10,000। हमने सोचा कि शायद वृद्ध व्यक्ति हैं, स्लिप हो गई होगी जी। हमने कहा 10,000, बोले नहीं 10 लाख। हमने कहा इतनी बड़ी संख्या में आपने ये क्यों कराया? बोले हमारी लड़कियां उनके घरों में जाकर के उनको बदल देंगी। बताइए कोई इतिहास हो कि किसी लड़की ने जाकर के ससुराल को बदल दिया? उसको ससुराल के अनुसार डालना पड़ता है। ससुराल को कभी कोई लड़की नहीं बदल पाई है आज तक। तो ये कह रहे हैं कि बदल देंगे। एक तरफ कहते हैं लव जिहाद, बाहर नाटक करते हैं लव जिहाद। ये नहीं होना चाहिए। पार्क में 2 लड़का लड़की बैठे होंगे तो जाके डंडा फटकारेंगे, और यहाँ 10 लाख लड़कियों का विवाह खुद ही मुस्लिम मंच से करवा चुके। इसमें संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्योंकि मैं आरएसएस के साथ बहुत लंबे समय तक कार्य कर चुका हूं, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि ये बात 100% सच है। अगर आप इंद्रेश कुमार और उसके आसपास के लोगों को देखें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में वो ये ही कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में मुझे भी बुलाया था जिसमें मैंने बहुत ही गाली देकर उन्हें अपने यहां से भगाया। मैं आपको एक गंभीर बात बताना चाहता हूं। भारत के अंदर 72 बूचड़खाने हैं। कानून ने 72 बूचड़खाने पास किए, उसमें से 3 बूचड़खाने सबसे बड़े हैं, और जो सबसे बड़ा बूचड़खाना है वो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में से निकला हुआ नया राज्य तेलंगाना है। और तेलंगाना का एक मेडक जिला है, उसमें 450 एकड़ जमीन के अंदर पशु कटते हैं रोजाना। 450 एकड़ आप नहीं समझेंगे। सीकर की 986 भूमि तेलंगाना की 450 एकड़ होती है। और उसके मालिक कौन है? उसके मालिक है सतीश सब्रवाल। और नाम क्या है उस बूचड़खाने का? अल कबीर। ये बात दोनों कहां से सीख गया है भाई तू? तेने उसका नाम शिवजी क्यों नहीं रखा? क्या बात हुई? दूसरा बूचड़खाना जिसका रोजाना 82,000 गाय और भैंसें कटती है। और उस बूचड़खाने का मालिक कौन? उस बूचड़खाने का मालिक संतोष सूद। और तीसरा बूचड़खाना अल नूर। और अल नूर का मालिक कौन? संतोष पंजाबी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल नूर और अल कबीरा क्यों रखते हो? इसका मतलब ये है। और उनसे पूछा गया, सब्रवाल से पूछा गया कि आप हिंदू होते हुए स्लॉटर हाउस कैसे चलाते हो? तो उसने ये कहा व्यापार अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इन सिरफिरों को कि दोनों को मिला के हमें गुट्टी क्यों पिलाते हो? जब तुम वहाँ दिल्ली में बैठ के मौज करते हो तो हमारी लड़ाइयाँ किस बात की करवा रहे हो? 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी सीबीआई। ये धमकी देने की बातें मत करो। सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। ये आप ही सब्सिडेट करेंगे, इसको भी करेंगे। करे जितना आप बोलेंगे सब हाजिर कर देंगे साहब। हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान पे शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं।
मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। घबराओ मत, सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही बोलता हूं चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। अब देखिए टोका टोकी करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं संजय ये जी, धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी आपस में कोई बात नहीं, संजय जी प्लीज नहीं कोई नहीं, आपको आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर, सभी लोग आपस में बात प्लीज आप बैठे रहे प्लीज। ऐसे धमकी देके काम मत करो। आप विषय पे बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे आप सवाल बोले कर रही विषय पर संजय जी, जो विषय बोलेंगे विषय पर बोलिए प्लीज। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो दिन दहाड़े गाली पड़नी चाहिए, जिस प्रकार की इनकी हरकतें हैं। कैलाशी और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया देख रहे हो उनकी भाषा। अब इनको लौट के गाली ना दी जाए तो क्या दिया जाए। रैली के बाद टाइम मिला तो मोदी जी रोड शो में चले जाएंगे। क्यों कर रहे हो रोड शो? कौन हो तुम? रोड शो करने के लिए तुम्हें चुना है? टाइम मिला फिर विदेश चले जाओगे। अरे विदेश मंत्री बनाया है ना इसके लिए हमने। आप वो काम संभालो जो आपको दिया गया है, वो काम छोड़ के बाकी सभी काम करने में लगे हो। जहां राजनीति करनी चाहिए ना, वहां राजनीति नहीं कर रहे हो। अभी खाड़ी देश में युद्ध हो रहा है, जाके वहां टांग फंसाओ, वहां जाकर बैठो, निर्णय करो, मुखिया बनो। ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, एक कॉल में फोन से लड़ाई रुकवा दो। ये सब जो बोला जा रहा है करके दिखाओ। यहां राजनीति ना करते हुए मंगलसूत्र, मुजरा, गमछा, कच्छा, इन पे राजनीति कर रहे हो। क्या स्तर हो गया राजनीति का? जिस देश का राजनेता ऐसी राजनीति करेगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आकर हमारे ही हिंद महासागर में हमको फोड़ के चला जाएगा और हम संवेदना भी नहीं दे पाएंगे। वो स्थिति आ जाएगी और आ चुकी है। और गैस संकट के रूप में ये हमें देखने को मिल रहा है कि लाइन लगवा दी, और ये व्यक्ति लाइन लगवाने में पहले से माहिर है। नोटबंदी की लाइन लगवा दी, खाद के लिए लाइन लगवा दी, गैस के लिए लाइन लगवा दी। तो कल को वो दिन दूर नहीं है कि पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए लाइन लग जाए। भगवान ना करे वो दिन आए, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो समस्याएं तो होने वाली हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।